चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 5% लोग ही गरीब रह गए। 140 करोड़ की जनता में 5% गरीब मतलब 7 करोड़ लोग। आपको 7 करोड़ लोग अगर गरीब हैं तो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन इसलिए देना पड़ रहा है कि अगर आप ना दीजिए तो वो भूखमरी से मर जाएंगे। ये असलियत है और ये असलियत सरकार जानती है। 7 करोड़ अगर गरीब है तो कैंसिल कर दीजिए सबके राशन कार्ड, लेकिन आप ऐसा करने की हैसियत और हिम्मत नहीं है, क्योंकि गरीबी इस देश में बढ़ी है, गुर्बत इस देश में बढ़ी है। लोग लाचार होकर आज आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता ने जीवन दूभर कर दिया है। महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करनी है क्योंकि सरकार की मानिए तो सब इतना चंगा है कि ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, चकाचौंध है। जमीनी असलियत बड़ी अलग है। थोड़ा सा देश के हालात समझ लेते हैं, पिछले 2 महीने के हालात। आगरा के एक तरुण थे, उनकी नौकरी चली गई, घर चलाने के लिए कुछ छोटा मोटा काम किया, कर्जा लिया, आर्थिक तंगी इस कदर बढ़ गई कि फंदे से लटकती हुई उनकी लाश मिली और पास ही बेटे और मां की भी लाश पड़ी थी। जौनपुर के 42 वर्ष के रमेश बिंद थे, मजदूरी करते थे, काम नहीं मिल रहा था, उधार लेके खर्च चला रहे थे। वो शिकंजा कसता गया, आर्थिक तंगी बढ़ गई, कर्ज बढ़ता गया, उस बोझ के तले दब गए और अंततोगत्वा फांसी के फंदे से झूल गए। पिछले हफ्ते ब्रजेश पाल ने एक नोट लिखा और अपनी सारी डिग्रियां जला दी और कहा इन डिग्रियों का मतलब ही क्या है जब इनसे नौकरी नहीं मिलनी है, तंग आ चुका हूं। और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। इस देश में 7,000 से ज्यादा लोगों ने आर्थिक तंगी के चलते 2022 में आत्महत्या की है। आज की तारीख में हर घंटे 2 किसान जान देने को मजबूर हैं। 40 नौजवान हताश होकर, निराश होकर अपनी जान ले रहे हैं रोज। और ऐसे में मोदी सरकार आपको बताती है क्या बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चकाचक है मामला। सरकार थोड़ा झूठ बोलती है तो चलिए हजम हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि गले के नीचे नहीं उतरती हैं। अब लगातार सरकार का नीति आयोग इस देश को और दुनिया को यह समझाने पर, यह सिद्ध करने पर तुला हुआ है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबी का सफाया कर दिया है। ये जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये जो बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जो बेरोजगार सड़कों पे उतरे हुए हैं, ये देश के नागरिक थोड़े ही हैं, ये कोई छुट्टे जानवर हैं जो घूम रहे हैं। यही समझाना चाहती है सरकार। इस देश के नीति आयोग ने अब यह सिद्ध करने का बीड़ा उठा लिया है कि देश में गरीबी नहीं है। और एक बिल्कुल चौंकाने वाला आंकड़ा आया है जिसके चलते नीति आयोग ने, एनएसएसओ का यह आंकड़ा आया, उसमें कहा है कि गरीबी 5% पर आकर टिक गई है। 5% पर गरीबी आ गई है, मतलब अब सिर्फ 7 करोड़ लोग गरीब हैं, बाकी माला माल है। और इसीलिए ये जो झूठ है ये गले के नीचे नहीं उतरता है। याद रहे कि 11 साल बाद ये जो उपभोक्ता व्यय, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे है, 11 साल के अंतराल के बाद आया है। हर 5 साल पे आना होता है। 2017-18 का सर्वे सरकार ने कहा था क्वालिटी नहीं ठीक है, इसलिए विड्रॉ कर लिया गया था। असलियत यह थी कि नोटबंदी और एक फ्लॉड जीएसटी के चलते, गब्बर सिंह टैक्स के चलते वो 40 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। तो वो दिखाने की हिम्मत नहीं थी सरकार की, इसलिए दिखाया नहीं गया था। अब चुनावी दौर है, चुनाव से प्रेरित सर्वे खूब दिखाई जाएंगे। उनमें से एक दिखाया गया है, ताल ठोक कर बोला जा रहा है 5% ही अब गरीब इस देश में रह गए हैं। लेकिन अगर इन्हीं की रिपोर्ट आप मान लीजिए, हम चलिए इस रिपोर्ट का खंडन ही नहीं करते, हम इसी रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। इसी रिपोर्ट की बाल की खाल अगर खोलने पे आ जाए तो देखिएगा असलियत क्या है। असलियत यह है कि इस देश के सबसे गरीब 5% लोग अपनी दिन की गुजर बसर
सिर्फ और सिर्फ 46 रुपए रोजाना पर कर रहे हैं। उसमें उनका भोजन है, उसमें रोटी, कपड़ा, दवाई, पढ़ाई जैसी चीजें हैं। सिर्फ और सिर्फ 46 रुपए। यह असलियत है अगर इस सर्वे के मुताबिक ही चला जाए। लेकिन सरकार उस सुर्खी को दबाना चाहती है, पर सच की वो ताकत है कि सच उभर कर निकल ही जाता है। यह सर्वे दो चीजें सिद्ध करता है और अभी आंकड़ों के साथ आपको बता देती हूं क्या। यह सर्वे शहर और देहात के बीच की जो बढ़ती हुई खाई है, एक जो शहरी हिंदुस्तान और जो ग्रामीण हिंदुस्तान है, उसके बीच की जो बढ़ती हुई खाई है, उसको सिद्ध करता है। और यह सर्वे पूरी तरह से अमीरों और गरीबों के बीच में लगातार बढ़ते फासले को, जिसकी बात कांग्रेस पार्टी, जिसकी बात हमारे नेता राहुल गांधी, जिसकी बात हमारे अध्यक्ष श्री खड़गे जी लगातार करते हैं, अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती हुई असमानता को, बढ़ते हुए फासले पर यह सर्वे, सरकार का यह सर्वे खुद मोहर लगाता है। अभी आपको 2 मिनट में समझा देती हूं कैसे। इस सर्वे के मुताबिक शहर में रहने वाले 5% सबसे अमीर लोग, शहर में रहने वाले 5% सबसे अमीर लोग, शहर ही में रहने वाले 5% सबसे गरीब लोगों से 10 गुना ज्यादा खर्च करते हैं, 10 गुना। और गांव में रहने वाले 5% सबसे अमीर लोग, गांव में ही रहने वाले 5% सबसे गरीब लोगों से 8 गुना ज्यादा खर्चा करते हैं। एक आंकड़ा आपके सामने रख देती हूं और यह आंकड़ा रखना जरूरी है। इस आंकड़े के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 5% सबसे अमीर 350 रुपया खर्चा कर रहे हैं और उसी ग्रामीण क्षेत्र में सबसे गरीब 46 रुपए खर्चा कर रहा है। शहर में 700 रुपए सबसे अमीर खर्चा अगर कर रहा है तो शहर में सबसे गरीब औसतन 67 रुपए खर्चा कर रहा है। ये जो वी शेप्ड रिकवरी की बात सरकार करती थी, या तो इनको अंग्रेजी का अल्फाबेट वी का मतलब नहीं पता है या ये जानना नहीं चाहते, क्योंकि ये पूरी तरह से जो के शेप्ड रिकवरी होती है वो दिखा रहा है अमीर इस देश का लगातार अमीर होता जा रहा है और गरीब निरंतर गरीब होता जा रहा है। इस आंकड़े के बाद सरकार किस मुंह से कह सकती है कि 5% गरीब है, और साक्ष्य एक के बाद एक उसकी पुष्टि करते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 5% लोग ही गरीब रह गए। 140 करोड़ की जनता में 5% गरीब मतलब 7 करोड़ लोग। आपको 7 करोड़ लोग अगर गरीब हैं तो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन इसलिए देना पड़ रहा है कि अगर आप ना दीजिए तो वो भूखमरी से मर जाएंगे। यह असलियत है और यह असलियत सरकार जानती है। आज अगर 5% ही लोग गरीब हैं, अगर 7 करोड़ ही गरीब हैं, तो 35 करोड़ लोगों के पास आवागमन का कोई साधन क्यों नहीं है? न कार है, न गाड़ी है, न 2 पहिया वाहन है, न साइकिल है। 35 करोड़ लोगों के पास ऐसा कैसे है? और एक आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं। यूपीए के शासनकाल के दौरान 2 पहिया वाहन की जो सेल होती है, जो बिक्री होती है, उसकी वृद्धि की दर 9% थी। और 2 पहिया वाहन कौन खरीदता है? मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गांव देहात के लोग। 9% ग्रोथ रेट थी, वो 0.7% है इस सरकार की औसतन। 2 पहिया वाहन या साबुन, मंजन, तेल, इस तरह की जो एफएमसीजी की वस्तुएं होती है, उसमें जो बिक्री में गिरावट आई है रूरल एरियाज में, वो क्यों आई है? वो क्या सिद्ध करता है? वो यह सिद्ध करता है कि लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। चलिए 7 करोड़ गरीब हैं, 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास टीवी नहीं है। क्यों नहीं है भाई टीवी? ये सरकार के आंकड़े, ये हमारा कोई आंकड़ा नहीं है। 7 करोड़ अगर गरीब है तो कैंसिल कर दीजिए सबके राशन कार्ड, लेकिन आप ऐसा करने की हैसियत और हिम्मत नहीं है, क्योंकि गरीबी इस देश में बढ़ी है, गुर्बत इस देश में बढ़ी है। लोग लाचार होकर आज आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता ने जीवन दूभर कर दिया है। ये जिस गरीबी की हम बात कर रहे हैं उसकी पुष्टि सरकार का ही एक आंकड़ा करता है। हम सब बड़े हुए, हम सब लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। घर पर यह सिखाया गया कि अगर 100 रुपए कमाओ तो 20-30 रुपए तो बचा ही लो। एक
एक कहावत भी कही जाती है, उतने पांव पसारिए जितनी लंबी चादर है। यही कहा जाता है हर बच्चे को, मुझे लगता है आप में से बैठे हुए लोगों को यही सिखा के बड़ा किया जाता है कि अगर 100 रुपए पास में है तो 20-30 रुपए बचाने की कोशिश करो। और सेविंग हमारा कल्चर है, इसलिए भारत का जो घरेलू सेविंग रेट है, द हाउस होल्ड सेविंग रेट, वो जीडीपी का करीब करीब 11% से ऊपर होता था सिर्फ 2 साल पहले। 2 साल में वो गिरकर 5% आ गया है जीडीपी के अनुपात में। तो इंसान अपनी सेविंग से कब निकालता है? आपसे मैं पूछती हूं, आप अपनी बचत के खाते में से, अपनी सेविंग में से, जो आप आगे के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, शादी ब्याह के लिए बचाते हैं, वो आप कब छूते हैं? अपनी जमा पूंजी को एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान तभी छूता है जब जीना दूभर हो जाता है। और सेविंग्स रेट का आधे से भी कम हो जाना इस बात की पुष्टि करता है कि लोग जूझ रहे हैं महंगाई से, लोग जूझ रहे हैं आर्थिक असमानता से, लोग जूझ रहे हैं गरीबी से। इस सर्वे में एक और भ्रमित करने वाली बात कही गई, और यह बात बतानी यहां पर जरूरी है। यहां पे कहा गया कि 2.5 गुना खर्चे में वृद्धि हुई है, तो वो लोगों की बहुत अच्छी स्थिति दिखाने के लिए कहा गया है। लेकिन असलियत यह है कि सर्वे की एक तो प्रणाली बदल दी गई 2022-23 में, यह प्रणाली बदल दी गई। 10 साल पहले जो प्रणाली थी उसको यूज ही नहीं किया गया, नॉन फूड आइटम को बढ़ा दिया गया। फिर कहा गया कि इसी सर्वे में एक और भ्रमित करने वाली बात कही गई है, और उसके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं, लेकिन इसका खंडन कर दे। 2.5 गुना क्यों बढ़ा? यही सर्वे आगे कहता है इन्फ्लेशन के नाते लोगों को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, लोगों की आय नहीं बढ़ रही है। यूपीए के 10 साल में एमपीसीई जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो क्यों बढ़ा था? क्योंकि लगातार लोगों की आय भी बढ़ रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ थी, आय बढ़ रही थी, हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा था, लोग ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे। यहां पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है, यहां पर आय नहीं बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में एवरेज एग्री वेज, एवरेज जो मजदूरी की दर है या जो एवरेज एग्री आय है, कृषि की आय, वो 1.6% से बढ़ रही है। तो महंगाई के चलते लोगों को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। फिर एक बात बड़ी डंके की चोट पर इस सर्वे में और कही गई, और उस बात में कितनी सच्चाई है वो आप अभी जान लीजिएगा। इसमें कहा गया कि लोग खाने पर खर्चा अब कम कर रहे हैं, लोग बाकी चीजों पर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। किसी भी इंसान की जब आय या स्थिति बदलती है तो सबसे पहले व्यक्ति अपने खाने के स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। हाथ में पैसा आता है तो लोग अंडा खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। इसमें कहा गया अनाज पे कम खर्चा कर रहे हैं, फल सब्जी पर ज्यादा कर रहे हैं। अरे अनाज पर खर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मुफ्त का अनाज मिल रहा है जो सरकार को देना चाहिए। फल सब्जी पे कम अगर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं लोग, तो सोफी की रिपोर्ट के मुताबिक 74% लोगों को पौष्टिक आहार नसीब क्यों नहीं है? हम निरंतर हंगर इंडेक्स में क्यों गिर रहे हैं? हमारे 7.7%, करीब करीब 8% बच्चे कुपोषण का शिकार क्यों हैं? मतलब सरकार अपने ही आंकड़ों के ध्वस्त मलबे पर खड़ी है। एनएसएसओ द्वारा और भी भ्रामक चीजें उजागर की गई हैं, लेकिन एक बात सच है कि अब चुनाव समीप आ गया है, और चुनाव के समीप आने पर इस तरह के सर्वे आएंगे। लेकिन इस सर्वे की सच्चाई, और चीख चीख कर जो सच्चाई है, वो ये बोल रही है कि 46 रुपए में 5% इस देश की आबादी गांवों में अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है, और शहरों में 67 रुपए में। तो जब रामेश्वर जी भरी आंखों से कहते हैं हमारी गुजर नहीं हो रही, तो वो इस सर्वे की बखिया उधेड़ते हैं, सर्वे की असलियत खोल देते हैं। हमारे सरकार से कुछ सवाल है, और वो सवाल जरूरी है। इस तरह के भ्रामक सर्वे लाकर आप इस देश की क्रेडिबिलिटी पर, डेटा की साख पर देश की आर्थिक क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त क्यों कर रहे हैं? और जब भी कोई सरकार आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करती है, आंकड़ों की हेराफेरी, आंकड़ों की जालसाजी करती है, उसका पूरा पूरा प्रमाण आपको निवेश जो गिर जाता है उसमें दिखता है।
आज प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और एफडीआई भी लगातार निरंतर 3 साल से गिर रही है। 16 साल के सबसे निचले स्तर पर आकर एफडीआई खड़ी है, क्योंकि लोगों को अब आपके आंकड़ों पर यकीन नहीं है। हिंदुस्तान की एक क्रेडिबिलिटी थी, एक साख थी कि हम कुछ भी करते हैं, हम अपने आंकड़ों से खिलवाड़ नहीं करते हैं। आप क्यों लगातार इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश के आर्थिक आंकड़ों के साथ जालसाजी कर कर इस देश के आंकड़ों की प्रणाली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं। हमारा एक सवाल और है, सरकार अगर 5% गरीबी की बात करती है तो सरकार 46 रुपए प्रति रोज के लोगों के लिए क्या कर रही है? 67 रुपए प्रति रोज शहर में लोग हैं उनके लिए क्या कर रही है? सरकार ये जो आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है शहर और गांव के बीच में और अमीर और गरीब के बीच में, उस खाई को पाटने के लिए क्या कर रही है? ये सब बड़े वाजिब सवाल हैं और इस सवाल से पूछे जाने चाहिए। सरकार कहती है बहुत बढ़िया चकाचक मामला है, तो आय क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या सरकार की कोई एजेंसी ये देखेगी कि अगर आय नहीं बढ़ रही है और खर्च ज्यादा हो रहा है उसका असर क्या हो रहा है? क्या सरकार की कोई एजेंसी ये देखना चाहती है कि सेविंग रेट क्यों गिर रहा है, लोग अपनी भविष्य की जमा पूंजी से क्यों पैसा निकालने को मजबूर है? सरकार उज्ज्वला का ढिंडोरा पीटती है और असलियत यह है कि ईंधन पर सिर्फ मात्र 1.5% लोग खर्चा कर रहे हैं। और सरकार की नीति आयोग से एक डायरेक्ट सवाल है, आप ही की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट ने कहा था अभी कुछ ही हफ्तों पहले 11% मल्टी डायमेंशनल लोग गरीब हैं, अब आप कह रहे हैं 5% गरीब हैं। जुलाई 2023 में आपने कहा था कि गांव में 20% के लोग गरीब हैं, तो 20% लोग गरीब हैं, 11% लोग गरीब है या 5% लोग गरीब है? क्योंकि यह रिपोर्ट नीति आयोग की 3 रिपोर्टों पर यह आंकड़े आधारित है। तो नीति आयोग में कौन सी रिपोर्ट सच्ची है, इस बात की पुष्टि नीति आयोग सरकार की जरूर करे। और असलियत यह है, अगर विश्लेषकों की माने तो यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो महंगाई की लगातार बढ़ती हुई दर है, सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो रिटेल इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, जो लगातार 6% से या तो बाहर है या 6% के करीब है, जो 4% होना चाहिए था उसकी सीमा रेखा से लगातार बाहर है, उसमें फेरबदल करने की कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से उसको भी जालसाजी करके नीचे लाया जा सके और फिर टीवी पर बददिमाग प्रवक्ता और मुंह बोले मंत्री पीठ ठोक ठोक कर कहे हम तो महंगाई की दर को नीचे ले आए। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सरकार ने और पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति ये मानती है कि एडवाइजरी कमेटी नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स ने उनके जीडीपी के बेस ईयर को 2017-18 में बदलने का सुझाव क्यों ठुकराया, क्यों वो आंकड़ा छिपाया गया, क्यों वो आंकड़ा नहीं आया, ये बात सरकार बताए। हमारे हिसाब से इस मंच से हमारी एक ही मांग है कि आंकड़ों के साथ जालसाजी और खिलवाड़ बंद कर दीजिए। अपने नैरेटिव के लिए इस देश की आंकड़ों की साख पर प्रहार मत कीजिए। आप ही का आंकड़ा अगर मान ले तो 46 रुपए प्रतिदिन पर 5% इस देश की आबादी गुजर बसर करने को मजबूर है। उसी में खाना, उसी में पढ़ाई, उसी में दवाई, उसी में कपड़ा, उसी में रोटी करने को मजबूर है। उनके बारे में यह सरकार क्या कर रही है? और मैंने कुछ लोगों का नाम लेके यहां पर साक्ष्य दिए थे। अगर सब ठीक है तो ये जो सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं इनकी स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? अगर सब ठीक है तो 2 किसान हर घंटे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अगर सब ठीक है तो 2022 में 7,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान क्यों ली आर्थिक तंगी के चलते? आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।